हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सीरीज का दूसरा लेक्चर आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। जीएस के महत्व को देखते हुए हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि एक क्रम से भूगोल के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएं और एक क्रम आगे आने वाले दिनों में अनवरत जारी रहेगा। एक बात आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, भूगोल अध्यापन की गुणवत्ता की पहचान भूगोल का जो मूल उपागम है, भूगोल का जो मूल अप्रोच है, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, उसी में निहित है। तो जब कभी आप भूगोल का अध्ययन करें, भूगोल से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें, उसमें कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव उपागम का निहित होना आवश्यक है। तभी आपको अच्छे अंक और साथ ही साथ भौगोलिक तथ्यों के प्रति अच्छी समझ विकसित हो सकती है। पहले लेक्चर में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया था। आज इस दूसरे लेक्चर में हम अर्थ मूवमेंट्स यानी भू संचलन को लिए हैं। भू संचलन भौतिक भूगोल के बड़े चैप्टर्स में से एक है। उसी के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जो शब्द आया भू संचलन, भूगोल में ध्यान रखिएगा, टर्मिनोलॉजी, शब्दावलियों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर शब्द का अर्थ समझ में आ गया तो आधा कंसेप्ट ऐसे ही समझ में आ जाएगा। भू संचलन, भू मतलब पृथ्वी, संचलन मतलब गतिशीलता, अर्थात वे बल, वे प्रक्रियाएं जो पृथ्वी धरातल में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को लाती हैं, उन्हीं को सम्मिलित रूप से भू संचलन, अर्थ मूवमेंट्स कहा जा सकता है। अब आप इस चार्ट को देखिए। अर्थ मूवमेंट्स यानी पृथ्वी धरातल में परिवर्तन लाने वाले बल, परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। इन प्रक्रियाओं को उत्पत्ति स्थान के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला इंडोजेनेटिक फोर्सेज और दूसरा एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। इंडोजेनेटिक फोर्सेज, हिंदी में इसे अंतर्जात बल या आंतरिक बल कहते हैं। आंतरिक बल या प्रक्रियाएं वे होती हैं
जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, लेकिन उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई देता है। वो चाहे पर्वत निर्माण हो, चाहे भूपटल में किसी तरह का परिवर्तन हो, चाहे घाटी निर्माण हो, चाहे भूकंप की उत्पत्ति हो, चाहे ज्वालामुखी उद्गार हो, सबकी उत्पत्ति, सबको निर्मित करने वाले प्रक्रियाओं एवं बलों की उत्पत्ति भले ही आंतरिक भाग में होती है, लेकिन इनका प्रभाव धरातल के ऊपर दिखाई देता है। इसीलिए अर्थ मूवमेंट्स का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न बलों की उत्पत्ति होती है, जिसका प्रभाव सीधे हमको धरातल के ऊपर दिखाई देता है। दूसरी ओर कुछ प्रक्रियाएं ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर होती है। वैसी प्रक्रियाओं को, वैसे परिवर्तनकारी बलों को एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, बाह्य बल या बहिर्जात बल कहा जाता है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेज को इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेज। पृथ्वी के आंतरिक भाग में इनकी उत्पत्ति तो हुई, लेकिन इनका प्रभाव धरातल के ऊपर दिखाई दिया। धरातल के ऊपर जितने भी प्रकार के निर्माण कार्य आपको दिखाई देते हैं, पहले भी मैंने बताया, चाहे वो पर्वत निर्माण हो, घाटी निर्माण हो, या किसी भी तरह के लैंडफॉर्म्स हो, उसके मूल में इन्हीं इंडोजेनेटिक फोर्सेज, अंतर्जात बलों की भूमिका होती है। अब दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इंडोजेनेटिक फोर्सेज की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर किन कारणों से होती है। आप जानते हैं, पहले लेक्चर में मैंने बताया था एस्थेनोस्फीयर की विशेषता। एस्थेनोस्फीयर जहां अधिक तापमान मिलता है, अधिक तापमान क्यों मिलता है भाई? क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन, जमाव बहुत अधिक मात्रा में है। तो सबसे पहला कारण जो इंडोजेनेटिक फोर्सेज के ओरिजिन का है, आंतरिक या अंतर्जात बलों के उत्पत्ति का है, वह है पृथ्वी के अंदर मौजूद बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा। और ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है? पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। उन्हीं के विखंडन से ये ऊर्जा निकलती रहती है और वही ऊर्जा सामूहिक रूप से भूपटल में आकर संवहनीय धाराओं के रूप में, कन्वेंशनल करंट्स के रूप में आकर टकराती है और ये आपका भूपटल गतिशील होता है। और उस गतिशीलता का परिणाम पर्वत निर्माण, घाटी निर्माण या विभिन्न तरह के निर्माणों में दिखाई देता है। तो पहला कारण हो गया पृथ्वी के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक एग्जाम्पल आपको दें, 1 किलो यूरेनियम के विखंडन से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है हमको, अगर उतनी ऊर्जा कोयले से प्राप्त करनी हो तो कम से कम 25 टन कोयले की आवश्यकता होगी। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि 1 किलो यूरेनियम
बराबर 25 टन कोयला। तो कितनी मात्रा में ऊर्जा हमारे धरातल के अंदर मौजूद है, और यही ऊर्जा इन एंडोजेनेटिक फोर्सेज, अंतर्जात बलों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो कि गौण कारण है, चट्टानों में स्थानांतरण। पृथ्वी के अंदर या बाहर चट्टानें अपने मूल स्थान से विभिन्न कारणों से स्थानांतरित होती रहती हैं, उससे भी भूपटल में गतिशीलता आती है। तीसरा कारण है इन एंडोजेनेटिक फोर्सेज के ओरिजिन का, वो है पृथ्वी का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन इन द अर्थ सरफेस। जैसा कि आपको मालूम है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी गर्म तप्त तरल रूप में थी। धीरे धीरे इससे ताप का विकिरण हुआ, टेम्परेचर का रेडिएशन हुआ, जिससे पृथ्वी ठंडी होकर वर्तमान स्वरूप में आई। तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया, वो सिकुड़ने की प्रक्रिया आज भी जारी है, जिससे तमाम तरह के फोर्सेज, प्रक्रियाओं की उत्पत्ति होती रहती है और वो भूपटल के परिवर्तन में अपना योगदान देते रहते हैं। इस तरह से इन तीन कारणों से इस पृथ्वी धरातल के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में एंडोजेनेटिक फोर्सेज, अंतर्जात बलों की उत्पत्ति होती है। चूंकि इनसे अर्थात अंतर्जात बल से धरातल पर हमेशा निर्माण कार्य होता है, इसीलिए एंडोजेनेटिक फोर्सेज को कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज भी कहा जाता है, निर्माणकारी शक्ति भी कहा जाता है। आज आप हिमालय देख रहे हैं, रॉकी देख रहे हैं, एंडीज देख रहे हैं, या कोई भी निर्माण है, कोई भी लैंडफॉर्म्स हैं, उनके निर्माण में इन्हीं एंडोजेनेटिक फोर्सेज का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। यही कारण है कि इनको निर्माणकारी बल, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज कहा जाता है। इसके विपरीत जो बाह्य शक्तियां हैं, जो बहिर्जात शक्तियां हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं, वो अनवरत आंतरिक बलों द्वारा निर्मित लैंडफॉर्म्स को विनाश की ओर ले जाते हैं, उनमें कमी लाते हैं। यही कारण है कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेज को डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज, विनाशकारी शक्ति भी कहते हैं। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेज में किसको सम्मिलित करते हैं? ये चार्ट जो मैंने बनाया है इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें पहला है, इससे पहले आपको एक बात बता दें, इस धरातल पर कुछ शक्तियां, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो बहुत ही दीर्घकालिक अवधि में घटित होती हैं, जिसका आभास मनुष्य को नहीं हो पाता है। अब कोई थोड़ा सा छोटा सा परिवर्तन में भी लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष लग जाते हैं। तो लेकिन इसके विपरीत दूसरी ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं, ऐसे भी आंतरिक बल हैं जिसका परिणाम एवं प्रभाव त्वरित रूप में दिखाई देता है, तो उसे सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेज कहा जाता है। आकस्मिक संचलन हिंदी में कहा जाता है। आकस्मिक संचलन में हम वोल्केनो यानी ज्वालामुखी और अर्थक्वेक, भूकंप को सम्मिलित करते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप ऐसे अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं जिसका त्वरित परिणाम, जिसका आकस्मिक परिणाम हमको देखने को मिलता है। इसी कारण इनको
सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि दूसरी प्रक्रिया जो बहुत ही लंबे काल में घटित होती है, लाखों करोड़ों वर्षों में घटित होती है, ऐसी प्रक्रियाओं के अंतर्गत डायस्ट्रोफिक फोर्सेज पटल विरूपण बल को रखते हैं। पटल विरूपण बल को फिर आगे चल के दो भागों में विभाजित करते हैं। एक वैसे बल जिससे धरातल में परिवर्तन आता है, उसे इपीरियोजेनेटिक फोर्सेज कहते हैं। दीर्घकालिक प्रक्रियाओं में या पटल विरूपणी प्रक्रियाओं में पहली प्रक्रिया है इपीरियोजेनेटिक फोर्सेज, हिंदी में महादेश जनक प्रक्रियाएं या महादेश जनक बल। महादेश जनक बल कहने का तात्पर्य कि भूपटल में परिवर्तन लाने वाले बल। अब ये प्रक्रिया बहुत ही अधिक लंबी अवधि में घटित होती है। और इपीरियोजेनेटिक, अगर इसके शब्द पर, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर शब्दावली टर्मोलॉजी अगर क्लियर है तो बहुत सी बातें अपने आप क्लियर होती चली जाती हैं। इपीरियोजेनेटिक एपिरोज शब्द से लिया गया है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है एपिरोज। एपिरोज का मतलब भी होता है महादेश। महादेश कहने का तात्पर्य बहुत बड़ा भूखंड, तो उसमें जो परिवर्तन लाने वाले बल हैं उसको इपीरियोजेनेटिक फोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा ओरोजेनेटिक फोर्सेज, हिंदी में पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल यानी जिससे पर्वतों जैसे ऊंचे भूखंडों का निर्माण होता है, उसको इसके अंतर्गत रखते हैं। अगर इसके भी शब्द पर हम ध्यान दें, ओरोज, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ओरोज का मतलब ही होता है पर्वत, तो ओरोजेनेटिक फोर्सेज अर्थात पर्वत निर्माणकारी बल। डायस्ट्रोफिक फोर्सेज में दो सम्मिलित हुए, इपीरियोजेनेटिक महादेश जनक बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। अब इन दोनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। इपीरियोजेनेटिक फोर्सेज में दो प्रक्रियाओं को, दो बलों को सम्मिलित करते हैं। एक अपवार्ड मूवमेंट और दूसरा डाउनवार्ड मूवमेंट। अपवार्ड मूवमेंट जिसे आप ऊपरी मुखी संचलन, ऊपरी मुखी बल या ऊपरी मुखी प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा डाउनवार्ड फोर्सेज, डाउनवार्ड फोर्सेज जिसे अधोमुखी यानी नीचे जाने की प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। अब ये जो महादेशों में ऊपर उठने की प्रक्रिया होती है, अपवार्ड मूवमेंट होता है, तो उस अपवार्ड मूवमेंट में भी दो तरह से हमारा भूपटल ऊपर उठता है। एक, अगर कोई क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठ जाता है तो उसे हम कहते हैं अपलिफ्टमेंट, उत्थान। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठ जाता है तो इस ऊपर उठने की प्रक्रिया को अपलिफ्टमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर कोई क्षेत्र सागर तल से, सी लेवल से ऊपर उठता है तो उसे हम इमर्जेंस कहते हैं, निर्गमन कहते हैं। अब देखिए, ऊपर उठने की भी प्रक्रिया दो तरह से घटित हुई। एक, अपने आसपास के धरातल से ऊपर उठना और दूसरा सागर तल से ऊपर उठना। तो ये दोनों शब्द आवश्यक रूप से आप याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
अपलिफ्टमेंट, इमर्जेंस। इसी तरह भूपटल के नीचे जाने की जो प्रक्रिया है वो भी दो रूपों में घटित होती है। एक, अगर कोई क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्रों से नीचे जाता है तो उस प्रक्रिया को सबसिडेंस, अवतलन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्रों के अलावे अगर समुद्री तल से, सी लेवल से नीचे जाता है तो उस नीचे जाने की प्रक्रिया को सबमर्जेंस, निर्गमन कहा जाता है। ये भी आपको शब्द याद रखना है। अगर कोई क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्रों से नीचे जाता है उसे सबसिडेंस, अगर सागर तल से भी नीचे चला जाता है तो उसे सबमर्जेंस कहा जाता है। तो ये है आपका इपीरियोजेनेटिक फोर्सेज में अपवार्ड, डाउनवार्ड। इसी तरह जो ओरोजेनेटिक फोर्सेज है, पर्वत निर्माणकारी बल है। पर्वत निर्माण दो तरह से हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस धरातल के अंदर जो बल उत्पन्न होते हैं उनका डायरेक्शन दो रूपों में होता है। पहला कि कोई बल आमने सामने कार्य करता है, दो विभिन्न दिशाओं से एक ही ओर कार्य करता है, जबकि दूसरा बल किसी पॉइंट से, किसी केंद्र से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो जो एक केंद्र से विपरीत दिशा की ओर कार्य करते हैं उसे टेंशनल फोर्सेज कहा जाता है, उसे तनाव मूलक शक्ति कहा जाता है। इसके विपरीत जब वही बल आमने सामने कार्य करने लगते हैं, एक दूसरे की ओर कार्य करने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशनल फोर्सेज। उसे संपीडनात्मक, या और आसान करके आपको बताएं, दबाव मूलक बल कहा जाता है। तो आपने देखा कि पर्वत निर्माणकारी बलों में डायरेक्शन के आधार पर दो वर्गों में इसे रख सकते हैं, टेंशनल फोर्सेज, तनाव मूलक शक्तियां, और दूसरा कंप्रेशनल फोर्सेज, संपीडनात्मक शक्तियां। टेंशनल फोर्सेज, जब कोई बल विपरीत दिशा में कार्य करता है उससे चट्टानों में खिंचाव की प्रक्रिया होती है, जिससे चट्टानों में तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन उत्पन्न होता है, और चट्टानें धीरे धीरे करके टूटने लगती हैं। मैं पहले भी आपसे बताता रहा हूं कि देखिए टेंशन कितनी नेगेटिव चीज है, कि जब उस टेंशन से चट्टानें टूट सकती हैं तो हम तो मानव हैं, इसलिए अपनी ड्यूटी को एंजॉय करना चाहिए, उसको टेंशन के रूप में नहीं लेना चाहिए, उसको आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ, शौक के साथ करना चाहिए। स्टूडेंट की ड्यूटी आपको मालूम ही है। आते हैं अपने टॉपिक पर। टेंशनल फोर्सेज में अगर खिंचाव की प्रक्रिया, अगर तनाव की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है तो उससे चट्टानों में चटकने पैदा हो जाती हैं, क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर चट्टानों में खिंचाव की प्रक्रिया, तनाव की प्रक्रिया की आवृत्ति ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है, तो उस समय एक रेखा के सहारे, एक लाइन के सहारे
चट्टानें टूटकर स्थानांतरित हो जाती हैं और उनके बीच टूटने की जो जगह है वहां गैप बन जाता है, वहां रिक्त स्थान बन जाता है, उसे फॉल्ट कहा जाता है। तो आपने देखा कि टेंशनल फोर्सेज के कारण क्रैकिंग भी चट्टानों में हो सकती है और फॉल्टिंग की प्रक्रिया यानी भ्रंशन की प्रक्रिया भी हो सकती है। अब इसमें आपको बता दें, तब आते हैं कंप्रेशनल फोर्सेज पर। जब खिंचाव की शक्तियां कार्य करती हैं तो चट्टानों में खिंचाव होता है और उस खिंचाव के कारण चट्टानें टूट जाती हैं, जिसका एक भाग ऊपर चला जाता है और एक भाग नीचे चला जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, जबकि नीचे निम्न भाग को रिफ्ट वैली या ग्रेवेन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इसमें जब टेंशनल फोर्सेज क्रियाशील रहता है तो इसके जो रिजल्ट हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कौन सी नदी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, अगर ऑप्शन में जैसे ही आप नर्मदा का नाम देखते हैं तो नर्मदा रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, या नर्मदा नहीं है तो ताप्ती प्रवाहित होती है। तीसरी एक नदी है दामोदर, दामोदर भी थोड़ा दूर तक रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। इस तरह से आप अगर वैश्विक स्तर पर भी देखेंगे तो तमाम उदाहरण टेंशनल फोर्सेज के परिणामों को मिलेगा। अब जैसे डेथ वैली का नाम सुना होगा आपने, कैलिफोर्निया की मृत घाटी जहां मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है, वो भी एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है। इसी तरह से डेड सी का नाम सुना होगा आपने, मृत सागर, मृत सागर भी रिफ्ट वैली का उदाहरण है। मृत सागर का नाम आया तो एक फैक्ट आपको बता दें, क्वेश्चन आता है कि लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, तब आप आंसर देते हैं मैरियाना ट्रेंच। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोएस्ट पॉइंट ऑन द लैंड सरफेस, तब आपका आंसर परिवर्तित हो जाएगा और वहां आंसर होगा डेड सी। स्थलीय भाग में सबसे निम्नतम बिंदु जो है वो डेड सी है। डेड सी, मृत सागर, जो लगभग 867 मीटर सी लेवल से नीचे है। यहीं पर जॉर्डन नदी घाटी है। जॉर्डन नदी घाटी से लेकर लाल सागर होते हुए और अफ्रीका के जाम्बेजी नदी तक लगभग 4800 किलोमीटर तक इस टेंशनल फोर्सेज के कारण एक लंबी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है। उसी तरह राइन नदी घाटी का नाम सुना होगा आपने। राइन नदी घाटी उस यूरोपीय भाग में राइन नदी घाटी भी रिफ्ट वैली का उदाहरण है। उसमें एक तरफ हार्ज पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, दूसरे तरफ ओडेन वाल्ड पर्वत है। तो कहने का तात्पर्य कि टेंशनल फोर्सेज के कारण जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो ब्लॉक पर्वत को निर्मित करेगा और निम्न भाग रिफ्ट वैली का निर्माण करेगा। आप भारत से भी उदाहरण ले सकते हैं।
एक बार टेंशनल फोर्सेज क्रियाशील हुए, एक भाग ऊपर गया तो विंध्य पर्वत बन गया, दूसरा भाग नीचे गया तो नर्मदा घाटी बन गई। इसी तरह दूसरी बार जब क्रियाशीलता इसकी दिखाई देती है तो एक भाग ऊपर गया तो सतपुड़ा पर्वत बन गया, दूसरा भाग नीचे गया तो ताप्ती घाटी बन गई। तो टेंशनल फोर्सेज चट्टानों में खिंचाव करते हैं। इससे दो महत्वपूर्ण स्थल रूप ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश पर्वत एवं रिफ्ट वैली या ग्रेवेन का निर्माण संभव हो पाता है। अब आपने देखा टेंशनल फोर्सेज का जब विपरीत दिशा में कार्य कर रही हैं शक्तियां आंतरिक भाग में, दूसरा जब अंतर्जात बल या आंतरिक शक्तियां आमने सामने कार्य करती हैं, एक दूसरे की ओर कार्य करती हैं, उसे कंप्रेशनल फोर्सेज, संपीडनात्मक बल कहते हैं। इस संपीडन के कारण, इन कंप्रेशन के कारण चट्टानों पर दोनों ओर से दबाव पड़ता है और चट्टानें ऊपर उठने लगती हैं, जिससे फोल्ड का निर्माण होता है, वलन का निर्माण होता है, मोड़ का निर्माण होता है। अब यहां दो शब्द लिखा है, वार्पिंग एंड फोल्डिंग। अगर वलन की क्रिया, अगर फोल्डिंग की क्रिया छोटे क्षेत्र में होती है तब तो उसे फोल्ड कहेंगे, लेकिन अगर वहीं वलन की क्रिया विस्तृत क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में होती है तब उसे वार्पिंग, समवलन कहा जाता है। वलन के दो भाग होते हैं, एक ऊपर उठा हुआ भाग, दूसरा निम्नवर्ती भाग। ऊपर उठे भाग को एंटीक्लाइन, जबकि नीचे वाले भाग को सिनक्लाइन कहा जाता है। विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत हैं, चाहे वो हिमालय हो, उत्तरी अमेरिका का रॉकी हो, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज हो, अफ्रीका का एटलस हो, यूरोप का आल्प्स हो, यूराल हो, ये सभी पर्वत इसी कंप्रेशनल फोर्सेज के कारण निर्मित हुए हैं। यही कारण है कि ये सभी ऊंचे पर्वत मुर्दार पर्वतों के उदाहरण हैं। तो अभी आपने इंडोजेनेटिक फोर्सेज, अंतर्जात बलों के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब हम आते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। एक्सोजेनेटिक फोर्सेज एक्सोजेनेटिक फोर्सेज को सम्मिलित रूप से डेन्यूडेशन, या ग्रेडेशन, अनाच्छादन या श्रेणीकरण कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि बाह्य प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। बाह्य प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से डेन्यूडेशन, अनाच्छादन या ग्रेडेशन, श्रेणीकरण कहा जाता है।
अब इस डेन्यूडेशन या ग्रेडेशन में 5 प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। पहली प्रक्रिया है मास वेस्टिंग, दूसरी प्रक्रिया है वेदरिंग, तीसरी प्रक्रिया इरोजन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्ट डिपोजिशन। मास वेस्टिंग, इसे हिंदी में बृहद क्षरण कहा जाता है। वेदरिंग, अपक्षय, इरोजन, अपर्दन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन और डिपोजिशन, निक्षेपण। पहला देखते हैं मास वेस्टिंग। चट्टानों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपरी भाग से निम्न भागों की ओर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को मास वेस्टिंग कहते हैं, बृहद क्षरण कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आपको ध्यान रखना है हमेशा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जब चट्टानों का स्थानांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है तो उसी प्रक्रिया को मास वेस्टिंग कहते हैं, बृहद क्षरण कहते हैं। इसमें एक और शब्द आता है मास मूवमेंट, बृहद संचलन। दोनों प्रक्रिया एक ही हैं, केवल चट्टानों के टूटने के आकार के आधार पर इनके लिए 2 शब्द प्रयुक्त होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में धूल कणों के रूप में टूटती हैं तो उस प्रक्रिया को मास वेस्टिंग, और जब बड़े बड़े ब्लॉक के रूप में, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में टूटती हैं तो उसे मास मूवमेंट कहा जाता है। इसकी एक बहुत ही प्रचलित प्रक्रिया है जिसके विषय में सब वाकिफ होंगे, लैंडस्लाइड। आए दिन न्यूज में, पेपर में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। केदारनाथ की इतनी बड़ी घटना, उसके विषय में आपको मालूम होगा। बहुत अभी तो बरसात चल रही है, आए दिन न्यूज पेपर में, न्यूज चैनल्स के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती रहती है कि जितने भी हिली रीजन्स हैं वहाँ पर मास वेस्टिंग की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसकी जो प्रचलित, जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था, लैंडस्लाइड, आए दिन न्यूज में आपको दिखाई देता होगा कि इस रोड पर लैंडस्लाइड के कारण जाम हो गया। तो ये बहुत ही हाईलैंड्स में खतरनाक प्रक्रिया है। इसके तमाम रूप हैं, इसी में फ्लो है, स्लंपिंग है, तमाम प्रक्रियाओं को इसमें सम्मिलित करते हैं। इसके 16 से भी अधिक प्रकार है मास वेस्टिंग के। दूसरी प्रक्रिया जो कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के अंतर्गत है वो है वेदरिंग, अपक्षय। अपक्षय चट्टानों के अपने उत्पत्ति स्थान पर ही टूटने की प्रक्रिया है। अपने स्थान पर चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। अब इसमें जैसे मास वेस्टिंग में आप गुरुत्वाकर्षण को याद रखेंगे, इसमें ओरिजिन प्लेस शब्द को आपको याद रखना होगा, क्योंकि वेदरिंग जो है स्टैटिक प्रोसेस है, एक स्थैतिक क्रिया है। तीसरा है इरोजन, अपर्दन। चट्टानों के कटाव की प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है, चाहे माध्यम कुछ भी हो।
अब यहाँ आप दोनों में देखिए, दोनों टूटने की ही प्रक्रिया है, लेकिन वेदरिंग जो है, वेदरिंग और इरोजन में जो मूलभूत अंतर है, वेदरिंग स्टैटिक प्रोसेस है, स्थैतिक क्रिया है, जबकि इरोजन डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील क्रिया है। जैसे ही चट्टानों में गतिशीलता आती है, वेदरिंग के जगह इरोजन हो जाएगा। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। जब कटाव हुआ तो पदार्थ मिलेंगे ही, जो पदार्थ मिलेंगे उसको सेडिमेंट कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। उसको ढोने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन, जब ढो के ले आए तो कहीं ना कहीं जमा करना ही है, और उसको जमा करने की प्रक्रिया को डिपोजिशन, निक्षेपण। इरोजन कटाव की प्रक्रिया, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन की प्रक्रिया, ढोने की प्रक्रिया, और जमा करने की प्रक्रिया को डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं। ये 5 प्रक्रियाएं जिसको सम्मिलित रूप से डेन्यूडेशन या ग्रेडेशन कहते हैं, वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, बहिर्जात बल या बाह्य बल के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि 2 प्रक्रियाएं, मास वेस्टिंग और वेदरिंग, 2 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो स्वयं घटित होती हैं। इसमें किसी अभिकर्ता, किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि शेष तीनों प्रक्रियाएं, चाहे वो इरोजन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या डिपोजिशन हो, ये शेष तीनों प्रक्रियाएं किसी न किसी एजेंट के, किसी न किसी अभिकर्ता के माध्यम से घटित होती हैं। उसमें 5 एजेंट महत्वपूर्ण हैं। एक है रनिंग वाटर, रिवर, नदी। दूसरा है ग्लेशियर, हिमनद। थर्ड है अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। फोर्थ है विंड, पवन। एंड फिफ्थ सी वाटर, सागरीय जल। आपको मालूम ही है कि अगर कोई कार्य किया जाए तो उसका परिणाम आना ही आना है। तो ये 5 एजेंट जिसका नाम मैंने लिया, चाहे वो नदी हो, पवन हो, हिमनद हो, भूमिगत जल हो या सागरीय जल हो, 5 एजेंट के द्वारा, 5 अभिकर्ता के द्वारा ये तीनों प्रक्रियाएं संपादित की जाती हैं। कटाव की क्रिया, ढोने की क्रिया और अवसादों के जमा करने की क्रिया। और जब ये तीनों प्रक्रियाएं संपादित की जाती हैं तो उससे नए नए स्थल रूपों का निर्माण होता है, नए नए लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है। और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल दें आपको, नदी। नदी जहाँ से निकलती है, मालूम है आपको, उसको उद्गम कहा जाता है। उद्गम के पास नदियों का वेग बहुत तीव्र होता है। अब क्यों तीव्र होता है, जब वर्क ऑफ रिवर्स पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल आपको बताएंगे। वहाँ पर अपर्दन तीव्र गति से होता है। अपर्दन के बाद जो पदार्थ वहाँ इकट्ठा होता है, नदियाँ उसको ढो के ले जाती हैं और फिर ले जाके जमा कर देती हैं। जब इरोजन की प्रक्रिया नदियों द्वारा संपादित की जाती है तो तमाम तरह की गहरी घाटियों का निर्माण होता है। आपने नाम सुना होगा, वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जिसे आई शेप्ड वैली भी कहा जाता है। तो इन सबों का निर्माण नदी के अपर्दन द्वारा होता है। वहीं जब नदियां अपर्दन से प्राप्त पदार्थों को ले जाकर जमा करती हैं तो जमा करने के बाद तमाम स्थल रूप का निर्माण होता है। जैसे बीच, जिसे आप हिंदी में पुलीन कहते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरह कहने का तात्पर्य है कि इन 5 एजेंट द्वारा ये तीनों प्रक्रियाएं संपादित की जाती हैं तथा अलग अलग लैंड फॉर्म्स का डेवलपमेंट होता है। अलग अलग आगे चल के हम लोग
इसके विषय में, चाहे वो नदी का कार्य हो, हिमनद का कार्य हो, पवन का कार्य हो, ये सब जो है हम लोग विस्तृत रूप से आगे डिटेल पढ़ेंगे। उसमें मास वेस्टिंग और वेदरिंग की भी चर्चा हम लोग कर लेंगे एक लेक्चर में। एक बात आपको बता दें कि एंडोजेनेटिक फोर्सेज जहां निर्माण का कार्य करती हैं, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेज विनाश का काम करती हैं। इस प्रकृति में विकास और विनाश साथ ही साथ चलता है। यही कारण है कि इनको जो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेज को विनाशकारी शक्ति कहा जाता है। इनके द्वारा जो निर्माण कार्य आंतरिक बलों के द्वारा हुआ रहता है, उसमें दिन प्रतिदिन उसका क्षय होता चला जाता है। इसीलिए एक्सोजेनेटिक फोर्सेज को डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि इंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण ऊंचाई बढ़ रही है, फिर ऊंचाई घट भी रही है, तो पर्वत दिखाई कैसे देते हैं भैया? इतनी ऊंचाई दिखाई कैसे देती है? तो केवल उसके दर के कारण, उसके रेट में अंतर के कारण ये संभव हो पाता है। प्रारंभ में इंडोजेनेटिक फोर्सेज की आवृत्ति तेज होती है, तो जो ऊंचाई बढ़ने का दर है वो बहुत तीव्र होता है, ज़्यादा होता है, जबकि लास्ट में ऊंचाई बढ़ने का दर कम हो जाता है और उसके विपरीत जो ये बाह्य शक्तियां हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो किसी भी स्थल खंड का प्रारंभ में तो ऊंचाई बढ़ती जाती है, लेकिन बाद में आते आते उनकी ऊंचाई घटती जाती है। इस तरह से अब जैसे अरावली देखिए, अरावली इतना प्राचीन पर्वत, एक समय उसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी, लेकिन इन्हीं बाह्य शक्तियों के कारण आज वो अरावली जैसा प्राचीन बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत आज छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ आज हम लोगों ने विस्तृत रूप से भू संचलन, अर्थ मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और इसी से संबंधित आगे चाहे वो वोल्केनो हो, अर्थक्वेक हो या एक्सटर्नल फोर्सेज, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज से संबंधित प्रक्रियाएं हों, सबका अलग अलग हम लोग लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये ज्योग्राफी की सीरीज प्रारंभ हुई है, आज तो अभी दूसरा ही लेक्चर है, अब इसमें क्रम से जो 2 पेपर बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके कंपटीशन की दृष्टि से, फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल ज्योग्राफी का जहाँ तक सवाल है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के 3 सेक्शन, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के एक एक टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके पास अवश्य रूप से पहुंचेगा। एक क्रम जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको एक और बात बता दें, ज्योग्राफी के ऐसे तो 15-16 पेपर हैं, लेकिन आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, छोटे से छोटे एग्जाम या बड़े से बड़े एग्जाम, बड़ा का मतलब मेंस से, ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक पर किसी भी प्रकार की अगर आपको कहीं कठिनाई होती है, तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में एक क्रम जारी रहेगा। इसी के साथ फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।